तो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप लोगों को प्रगति आइडियल एकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग जो है आज की टॉपिक्स जो है ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग जो है सारे टर्म के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर आप लोग जानते होंगे जो कि हम लोग के घर के पास में कुछ बगल में जो है लगा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर हमेशा हम लोग जो है देखते रहते हैं बट उसके बारे में जानते नहीं वो कैसे काम करता है क्या है। ठीक है, आज ट्रांसफार्मर का ही दिन है। जो हमारे घर में लाइट जलती है, रेफ्रिजरेटर चलती है, सभी चीज़ जो है ट्रांसफार्मर पे ही निर्भर है। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग सारे टर्म को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो ऊर्जा के बिना हानि के, यानी कोई उसमें ऊर्जा का हानि नहीं होता है, बिना ऊर्जा के हानि के वोल्टेज के मान को बढ़ा या घटा सकता है। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बिना ऊर्जा के हानि के वोल्टेज के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का खोज जो है सबसे पहले जो है एक मिसाइल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने किया था। और जोसेफ हेनरी, ये दोनों वैज्ञानिक जो है इन्होंने जो है अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पे इसे कार्य करवाया था, जिसके थ्रू जो है ट्रांसफार्मर का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में ट्रांसफार्मर का खोज किया गया था। और यह खोजे थे किसने? तो है मिसाइल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने इसका खोज किया था। अब देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जैसे कि देखते होंगे हमारे जो तार जो आते हैं वो 11,000 यानी कि 11,000 वोल्ट का रहता है, लेकिन हमारे घर तक जो पहुंचते हैं वो 220 वोल्ट का रहता है। या जैसे कि 220 वोल्ट यहाँ रहते हैं, फिर वो तार के द्वारा जो है 11,000 वोल्ट हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो है यह कैसे जो है 11,000 वोल्ट पे जाता है, या 220 वोल्ट पे आता है, या 10 वोल्ट पे आता है, यानी अलग अलग वोल्ट में यह कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये जो हेल्प करता है वो हेल्प कौन करता है इसको बढ़ने या घटने में? तो ट्रांसफार्मर मदद करता है। तो ट्रांसफार्मर जो यंत्र होता है वो क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे हम लोग कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, और इसको कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर दो तरह के, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। अब देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन मतलब हो जाता है एक उच्चाई या एक अपचाई। उच्चाई का मतलब क्या होता है? स्टेप अप यानी कि वैसा ट्रांसफार्मर जो ऊर्जा के बिना हानि के प्रत्यावर्ती धारा के वोल्ट के मान के कम से ज्यादा में बढ़ाता है। जैसे कि एक बड़ा सा प्लांट होता है और वह प्लांट में जो है ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो ऐसा प्लांट होता है जो कि ट्रांसफार्मर में क्या करता है? वोल्ट्स को बढ़ा देता है, जिसके कारण करंट जो है हम लोग के यहाँ जो है बहुत ही स्पीड में आती है। फिर अगला जो हम लोग के घर के पास जो ट्रांसफार्मर होती है उसको क्या कर देती है? स्लो कर देती है, वोल्टेज को कम कर देती है। उसमें प्रत्यावर्ती धारा का कुछ भी नहीं होता है, एसी करंट का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो करंट उतना ही चलता है, केवल वो वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा देता है। वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज उसको धक्का देता है चलने के लिए स्पीड में। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे डिफिनेशन और किसने खोज किया था, उसके बाद लिखेंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्ट के मान को नीचे से ऊपर ले जाए, यानी कि बढ़ा दे, उसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? तो वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को, यानी प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज के मान को ऊपर से नीचे ले आए, उसे हम लोग यानी कि घटा दे, उसे हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम से ही पता चलता है, अप मतलब ऊंचे और डाउन मतलब नीचे। तो ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं इसके रचना के बारे में, और इससे पहले तो इसका लिखते हैं हम लोग सिद्धांत क्या होता है, या कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो यह अनन्य सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत पे? यह अनन्य सिद्धांत पे। ट्रांसफार्मर अनन्य सिद्धांत पे कार्य करती है। अनन्य सिद्धांत पे कार्य करती है। देखिए अनन्य प्रेरण हम लोग पढ़े होंगे, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। कौन सा पे? अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पे।
अनोन्य प्रेरण हम लोग पढ़े होंगे, अनोन्य प्रेरण क्या होता है। तो अनोन्य प्रेरण इसके कारण क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के मान जो है उत्पन्न होते हैं। नहीं, जैसे कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके बगल वाले में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, तो उसे हम लोग अनोन्य प्रेरण, अनोन्य का मतलब ही होता है दूसरे को प्रेरणा देना, अन्य आदमी को प्रेरणा देना। डेट मीन्स की वोल्टेज या जो करंट होते हैं वह इसमें अगर है तो इसके बगल वाले में भी क्या होता है, करंट चले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनोन्य प्रेरण कहते हैं। अब इसके हम लोग रचना के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो फिगर बना दिए हैं इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे क्रियाविधि। देखिए रचना के बारे में देखते हैं, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या क्या इसमें होता है। तो रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में मेनली तीन गो चीज यूज किया जाता है। एक क्रॉड होता है यानी क्रॉड, और दूसरे होते हैं एक प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी क्वाइल, और दूसरा होते हैं सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल यानी कि प्राथमिक कुंडली, और एक होता है द्वितीयक कुंडली। यही तीन ही चीज पे यह काम करती है, तीनों चीज से जो ट्रांसफर बन जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज होते हैं लगे हुए, वो ऊपर से होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो अंदर वाले भाग के हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें जो रचना, जैसे कि इसमें हम लोग तीन चीज का यूज करते हैं। एक नर्म लोहे का क्रॉड होता है, क्रॉड मतलब कि वो परत बाय परत जो है, देखे होंगे आप लोग, परत बाय परत जो है क्रॉड होता है। ठीक है, और एक ऊपर से प्राथमिक कुंडली होती है, नीचे से सेकेंडरी कुंडली। कुंडली क्या होती है, तो कुंडली जो तार की संख्या जो लपेटा हुआ रहता है, तांबे की तार जो है लपेटा हुआ रहता है, उसे हम लोग कुंडली कहते हैं। एक ऊपर में कुंडली रहता है, एक नीचे में कुंडली लगा हुआ रहता है। ऊपर वाले कुंडली को जो है जोड़ दिया जाता है, या ये बगल इस साइड या इस साइड कुंडली दे दिया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले कुंडली को तार से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। विद्युत वाहक बल के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, और इसके कारण जो है यह जो सभी में जो है प्रवाहित होने लगते हैं। और यह जो क्रॉड होते हैं यह विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी क्यों होते हैं, क्योंकि आगे उसके ऊपर जो है उसमें करंट ना जाए, इसलिए विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। यानी लोहे का होता है लेकिन विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, और एक द्वितीय कुंडली होते हैं। अब देखिए द्वितीय यह काम कैसे करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में काम कैसे करता है। जैसे कि अगर प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल अगर थोड़ा सा रहे यानी कम प्राइमरी क्वाइल रहे, यानी लपेटा हुआ संख्या कम रहे, और द्वितीय कुंडली में ज्यादा रहे, और उसके बीच में क्या लगाया जाता है, क्रॉड लगाया जाता है, और उसके बीच में यह क्रॉड है। तो देखिए ये जो है, ये जो क्वाइल है प्राइमरी से सेकेंडरी क्वाइल, ये क्या करता है, तो वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी यह कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यह कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी क्वाइल जो है, प्राइमरी कुंडली जो है, इसमें बहुत ज्यादा है तार की संख्या लपेटा हुआ, और इसमें क्या है, सेकेंडरी में कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है वोल्टेज के मान को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हम लोग के घर के आसपास जो लगा होता है वह क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो हम लोग के वोल्टेज यानी कि जो तार से आता है उसको कम करके हमारे घरों तक भेजता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ लगे होते हैं, तो पावर प्लांट जो होते हैं वहां पे लगे होते हैं। वहां से विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक प्रत्यावर्ती धारा को जो है वहां से भेजा जाता है। तो उसमें काम कौन करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसके रचना के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्या क्या इसके रचना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम लोग रचना में लिखेंगे, ट्रांसफार्मर में तीन चीजों का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में मुख्यतः तीन भाग होते हैं। क्या लिखेंगे, इस यंत्र में मुख्यतः तीन भाग होते हैं, क्रॉड, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली। क्रॉड, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली, तथा इसमें एक नर्म लोहे के पत्ती से बनाया गया, एक नर्म लोहे के पत्ती से बनाया गया एक आयताकार परतदार क्रॉड होते हैं, जिसकी पत्तियां एक दूसरे से विद्युत रोधी रखा जाता है। जिसका पत्तियां क्या होता है, एक दूसरे से विद्युत रोधी रखा जाता है। इसके कारण भंवर धारा, और इसके विद्युत रोधी होता है, और इसके कारण क्या हो जाते हैं, जो विद्युत रोधी होते हैं, भंवर धाराएं क्या होता है, जैसे कि प्रतिरोध होता है, उसी तरह से उसको रोक देता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाते हैं, और भंवर धाराएं के कारण जो है उसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। भंवर धाराएं का कारण क्या हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास कम होता है। और क्रॉड के आमने सामने के भुजाओं पर, क्रॉड के आमने सामने के भुजाओं पर तांबे की तार की एक एक कुंडली होती है। क्रॉड के आमने सामने के भुजाओं पर, यानी क्रॉड के आमने सामने के भुजाओं पर, तांबे की तार की एक एक कुंडली होती है, जो लोहे के क्रॉड से आपस में लिपटे हुए होते हैं। जो लोहे के जो क्रॉड होता है उससे आपस में क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। पहला वाला को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरा वाला को द्वितीय कुंडली कहते हैं। यानी प्राइमरी कुंडली इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली, यानी सेकेंडरी कुंडली कहते हैं, एस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, तो ये हो गई रचना की बात।
अब इसका हम लोग क्रिया विधि के बारे में देखते हैं जो यह काम कैसे करता है। पहले आप लोग इसे एक बार फिगर बना लेंगे और उसके बाद उसके बगल में कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, तो इसमें जो है मुख्यतः 3 भाग उपयोग किए जाते हैं, क्रॉड, प्राइमरी कुंडली एंड द्वितीय कुंडली, ठीक है। और इसमें जो है लोहे का क्रॉड होता है और लोहे के क्रॉड से जो है दोनों कुंडली जो है आमने सामने लिपटा होता है, या इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं और इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कुंडली अगर कम हो, प्राइमरी कुंडली की संख्या अगर कम हो और द्वितीय कुंडली की संख्या अगर अत्यधिक हो तो वह जो है वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, तथा अगर द्वितीय प्रथम कुंडली का संख्या ज्यादा हो और सेकेंडरी का कम हो तो वह वोल्टेज के मान को घटाता है। और आगे हम लोग इसके क्रिया विधि के बारे में देखते हैं जो काम कैसे करता है। लेकिन इसके वर्किंग के बारे में बात करें, क्रिया विधि के बारे में, यह काम कैसे करता है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 तार होता है, उसको जो है जोड़ दिया जाता है प्राथमिक कुंडली को। प्राथमिक कुंडली के जोड़ने के कारण जो है जब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं और विद्युत वाहक बल के कारण जो है इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही आप विद्युत वाहक बल जो है इस क्रॉड के द्वारा आते हैं और इस क्रॉड से होते हुए और यह द्वितीय कुंडली में चले आते हैं, और द्वितीय कुंडली में आने के बाद इसमें द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं और यह कुंडली जो है इसको क्या प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन कर देते हैं। तो यह ऐसे ही कार्य करता है। उसके बाद यह जो है क्या अलग जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह स्रोत होता है और यह क्या होता है, यह जो है अलग जो जोड़ा जाता है वह होता है। तो देखिए हम लोग क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि में लिखेंगे जब प्राथमिक कुंडली के सिरों से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत लगाया जाता है, यानी कि जब स्रोत को लगाया जाता है विद्युत वाहक बल के द्वारा, ठीक है, तब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तथा कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स के कारण, या कि जब चुंबक लगा होता है तो उसके कारण क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। यह फ्लक्स नर्म लोहे के परतदार से, यह फ्लक्स जो होते हैं नर्म लोहे के परतदार से होकर गुजरते हैं और इसके कारण जो है द्वितीय कुंडली में जो है क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकृति से जो है प्रथम कुंडली से द्वितीय कुंडली तथा द्वितीय कुंडली से प्राथमिक कुंडली में जो है क्या होता है, विद्युत धारा जो है आते रहता है और इस तरह से जो है स्टेप डाउन, यानी कि अगर मान लीजिए इसको अगर स्टेप डाउन करवाना है, यानी कि इससे कम करवाना है, जैसे कि हमारे घर के आसपास जो लगा होता है उसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में बहुत ज़्यादा फेरा होता है और द्वितीय कुंडली में कम होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है, यानी वह जो है वोल्टेज के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि तार में जो है 11,000 वोल्ट रहता है और हमारे घर तक 220 वोल्ट पहुँचता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रिया विधि। और देखिए जो प्राथमिक कुंडली जो होता है इसका विद्युत फ्लक्स जो प्राइमरी कुंडली का होता है वो हम लोग पढ़े होंगे NP, यानी कि जो प्राइमरी कुंडली का जो संख्या हो गया वो और बट्टा में d∅dt, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। और द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स होंगे, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स वह क्या हो जाएगी, तो ये विद्युत वाहक बल, सॉरी विद्युत वाहक बल यहाँ पे आएगी, तो विद्युत फ्लक्स तो ये हो गया d∅ हो गया, ठीक है। d∅ जो होते हैं विद्युत वाहक बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखिए जब इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल आता है, जोड़ा जाता है तो क्या आता है, विद्युत वाहक बल आता है। अब देखिए विद्युत वाहक बल के कारण इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, यानी विद्युत वाहक बल जो होते हैं फ्लक्स के क्या होते हैं, समानुपाती, यानी कि विद्युत वाहक बल देंगे तो उसमें क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स आएगा, ठीक है, और उसके कारण उसमें क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। इस तरह से यह काम करता है। अगर सेकेंडरी कुंडली की बात करें, यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत वाहक, प्राथमिक कुंडली का विद्युत EMF लिख लीजिए, EMF। द्वितीय कुंडली का EMF क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी इक्वल टू NS और d∅dt, यहाँ पे माइनस लगा होता है फॉर्मूला में, ठीक है। ये अगर दोनों समीकरण से बात करें, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा φP बट्टा φS इक्वल टू माइनस NP बट्टा माइनस NS इक्वल टू इंटू d∅dt और बट्टा में d∅dt। देखिए d∅dt से d∅dt कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो EMF ऑफ P और EMF ऑफ S इक्वल टू आ जाएगा NP बट्टा में
NS। डैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल जो होता है फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, जो इसमें कितना बार इसको कुंडली को तार को लपेटा गया है कुंडली में, ठीक है। तो जितना ज्यादा अगर लपेटा जाएगा और जितना कम, यानी कि यह जो दोनों जो है एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। अगर यह ज्यादा है या अगर यह कम है तो क्या होगा, कम वोल्टेज को आगे भेजेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है तो क्या होगा, वोल्टेज को ज्यादा करके भेजेंगे। तो वह देखिए यहाँ जो दोनों जो कुंडली यानी कि संख्या जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसका यूज ट्रांसफार्मर का यूज देखते हैं। देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला अगर इसका यूज की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को अत्यधिक दूर भेजने में, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं, उसे क्या करता है, यह अत्यधिक दूर तक भेजता है। अगर मान लीजिए अगर यह ट्रांसफार्मर नहीं होता तो हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक करंट को नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि करंट जो है, करंट क्या है, करंट तो स्थिर है, करंट के तो कोई रोल ही नहीं है। जब तक अगर वोल्ट नहीं आएगी तो वोल्ट जो है, वोल्ट ही करंट को क्या करता है, धक्का देता है। और करंट जो होता है, करंट तो ये आराम से रहता है, धक्का देने का काम कौन करता है, इसको वोल्ट करता है। तो वोल्ट को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। अगर ट्रांसफार्मर ना होता तो अत्यधिक दूर तक क्या होता, जो करंट जो है नहीं जा पाता, यानी कि विद्युत धारा जो है नहीं जा पाता, प्रत्यावर्ती धारा नहीं जा पाता और हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते थे। तो अत्यधिक दूर के लिए, ठीक है, अत्यधिक दूर के लिए यानी अत्यधिक को विद्युत ऊर्जा को भेजने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। दूसरा इसका उपयोग करें तो बैटरी या चार्जर, टेलीविजन, ये सभी में देखेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग किया जाता है। बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, ये सभी में इसका यूज किया जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग अपने घर में बल्ब या जैसे कि फोन को चार्ज करते हैं तो चार्जर में भी क्या होता है, उसमें AC करंट जो है वो क्या चेंज करके और फिर हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है उसमें भी क्या करते हैं, AC करंट का यूज किया, ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है उसको उड़ने से बचाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर घर में भी हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, घर में भी ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग स्टेबलाइजर के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली है, इसको अगर ढक दिया जाए और इसमें एक स्विच लगा दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, स्टेबलाइजर कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है तो उसको कंट्रोल करता है, विद्युत धारा को क्या करता है, जैसे कि हमारे कहीं भी अगर घर में या कहीं पे काम होता है तो एक स्टेबलाइजर लगा दिया जाता है। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है जो प्रत्यावर्ती धारा आता है उसके मान को कम करना या अत्यधिक यानी कि कंट्रोल करके रखना। अगर ज्यादा आता है तो कम करना, कम आता है तो ज्यादा करना, यानी उसमें जो है दोनों तरीका के लगाया जाता है, एक प्राइमरी कुंडली और द्वितीयक कुंडली, यानी कि ये भी लगाया जाता है और ये भी, दोनों तरीका के लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए स्विच दे दीजिए, ठीक है। उसमें दो स्विच लगा होता है, एक ऊपर करने वाला एक नीचे करने वाला, स्टेबलाइजर में, ठीक है। उसको नीचे कर दीजिए तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा कुंडली है तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा, अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो, ठीक है। एक दूसरा स्विच होता है जिसको अगर ऊपर कर दीजिए तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज के मान को क्या करेगा, घटा देगा, अगर ज्यादा वोल्ट आता है तो कम कर देगा, ठीक है। तो वो स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टेबलाइजर के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग देख रहे थे या एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, एम्पलीफायर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर विद्युत मोटर में या नाइट बल्ब में जो है ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।